आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भूतल के प्राकृतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण तथा आर्थिक क्रियाओं में संलग्न मानव की पारस्परिक अंतःक्रिया के स्वरूपों तथा उससे उत्पन्न विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों और उन्हें प्रभावित करने वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण से तात्पर्य प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों से है, जो मानव की आर्थिक क्रिया की मात्रा, गहनता, दिशा आदि को प्रभावित करते हैं। मानव की आर्थिक क्रियाएं धनोपार्जन या जीविकोपार्जन से संबंधित होती है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होती है, जिनके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग को समाहित किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से होते हैं। पहला, भूतल के संसाधनों का मूल्यांकन व मात्राकरण। इसके अंतर्गत भूतल पर पाए जाने वाले विभिन्न संसाधन जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हीं संसाधनों का भूतल पर चिन्हीकरण, मूल्यांकन व मात्राकरण करना, यानी कि उन संसाधनों को पहचानना जो उपयोग में आने योग्य होते हैं और मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा भूतल पर निर्मित किए जाते हैं और वे मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इन संसाधनों के द्वारा मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिनमें निम्न प्रकार के संसाधन सम्मिलित है। पहला, स्थानिक स्थिति, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की ग्लोब पर या भूतल पर स्थिति कहाँ पर है। यह स्थिति कई कारकों से महत्वपूर्ण होती है, जैसे जलवायु, व्यापार, सामरिक दृष्टि से और अन्य कारकों से। स्थिति का महत्व आर्थिक भूगोल में अत्यधिक होता है, जैसे तटीय स्थिति, मैदानी स्थिति, पर्वतपदीय स्थिति, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति, उष्णकटिबंधीय स्थिति, शीतकटिबंधीय स्थिति आदि कई प्रकार की स्थानिक स्थिति आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। दूसरा, भूमि की बनावट या स्थलाकृति आर्थिक क्रियाओं को सबसे अधिक प्रभावित करती है। भूमि की बनावट और स्थलाकृति के आधार पर ही मानव की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। जैसे समतल भूमि पर विकास की संभावना अधिक होती है, वहीं अनुपजाऊ या ऊबड़-खाबड़ अथवा पठारी क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं कम होती है। तीसरा, जलवायु संबंधी दशाएं। भूतल पर विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है। ये जलवायु दशाएं मानव की विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है या उनके ऊपर नियंत्रण लगाती है। इन्हीं के आधार पर संपूर्ण भूपटल पर जनसंख्या का वितरण और विभिन्न औद्योगिक भूदृश्यों का निर्माण
इन दशाओं के कारण होता है। चौथा, मृदा व खनिज। प्रारंभिक काल से ही मृदा या मिट्टी सभ्यताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में रही है। जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उन क्षेत्रों में प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई है। वर्तमान समय में भी कृषि और जनसंख्या एक दूसरे को संबंधित होने के कारण विश्व के उन क्षेत्रों में जहां उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, अधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। खनिज पदार्थों के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है या कच्चे माल के रूप में इन पदार्थों का उपयोग अन्यत्र किया गया है। इस कारण यह आर्थिक क्रियाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। जलाशय। संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों का आधार जल और मानवीय जीवन का आधार है। जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अधिक है, वहाँ पे मानवीय जनसंख्या की सघनता भी अधिक पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति प्रारंभिक काल से ही मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती आई है, जिसमें आवास का निर्माण, विभिन्न प्रकार के फल तथा वनों से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं का संग्रहण प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर ही संभव होता है। पशु या जीव जंतु। पशु व जीव जंतु मानव के भार वहन करने, परिवहन तथा भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो मानव के सबसे बड़े सहायक के रूप में प्राचीन काल से रहे हैं, जिनका महत्व भोजन के रूप में आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन, चमड़ा उत्पादन आदि सभी प्रकार के पदार्थ पशु व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरे वर्ग में मानवीय संसाधन आते हैं, जिनमें जनसंख्या का वितरण व घनत्व, स्वास्थ्य व कार्यक्षमता, सामाजिक संरचना, शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध, प्रौद्योगिकी आदि ये सभी संसाधन उच्च आर्थिक क्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बिना जनसंख्या के औद्योगिक विकास संभव नहीं होता। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में या शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में अथवा मानव के निवास योग्य क्षेत्र न होने के कारण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक संसाधनों या आर्थिक क्रियाओं की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसी के साथ ही जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होने के कारण कई स्थान समस्याग्रस्त या समस्या से घिरे हुए होते हैं, जिनमें बेरोजगारी, गरीबी, महामारी आदि कारक प्रभाव डालते हैं। स्वास्थ्य व कार्यक्षमता किसी भी देश या आर्थिक क्रियाकलाप के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसी के आधार पर कोई भी औद्योगिक विकास कार्य संपन्न होता है। श्रम की उपलब्धता स्वास्थ्य व कार्यक्षमता के आधार पर ही तय होती है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज और दृष्टिकोण सम्मिलित है, जो विकास या रूढ़िवाद को प्रदर्शित करते हैं। रूढ़िवादी सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचनाएं जिन क्षेत्रों में है, वहाँ पर विकास की गति धीमी पाई जाती है और
जो आधुनिक विकास की सोच वाले समाज हैं उनमें खुलापन और विकास की संभावनाएं अधिक होती है। शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध आदि के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है और इन्हीं गतिविधि के कारण आर्थिक विकास का स्तर तय होता है या उस स्तर को मॉडिफाई किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी आज के काल की सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो किसी भी देश के लिए औद्योगिक विकास का आधार होती है। प्रौद्योगिकी की उन्नति या विकास के कारण ही आज विकसित देश कम संसाधनों के बावजूद भी विश्व का अधिकांश उत्पादन विश्व स्तर पर करते हैं। दूसरे वर्ग में आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का विश्लेषण, जिसमें प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं आदि विभिन्न आर्थिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या टर्सरी एक्टिविटीज़ सम्मिलित है, जिनमें प्रारंभिक काल से आखेट, पशुपालन, मछली पालन, कृषि, उत्खनन आदि जो मानव के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उनमें सम्मिलित है, जो भोजन और आवास के लिए महत्वपूर्ण होती है। द्वितीयक क्रियाएं, जिनमें विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य आदि क्रियाएं सम्मिलित है, जो औद्योगिक विकास व आर्थिक क्रियाकलापों को एक गति प्रदान करते हैं या उनके स्तर का निर्धारण करते हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक व द्वितीयक क्रियाओं के से प्राप्त उत्पादन को व्यापार व वाणिज्य, परिवहन व संचार, विविध सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन आदि के द्वारा विकास के स्तर को बढ़ाते हैं। जैसे इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप या इनकी मात्रा के अनुसार विश्व में विभिन्न देशों की श्रेणियां पाई जाती है, जैसे विकसित, विकासशील और निर्धन राष्ट्र आदि। तीसरी जो श्रेणी है वह है आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण। इन योजनाओं का आर्थिक भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें किसी क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना, इसके लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं बनाना, नीति निर्माण करना आदि सम्मिलित होता है। दूसरा, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। भूतल पर पाए जाने वाले विभिन्न संसाधनों का मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुकूलतम उपयोग करना, उनका अधिकतम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम में लेना सम्मिलित है। संसाधनों का संरक्षण। वर्तमान समय में औद्योगिक युग के पश्चात मानव द्वारा आर्थिक विकास हेतु संसाधनों का उपयोग अंधाधुंध करने से संसाधनों की उपलब्धता सीमित होने लगी और कुछ संसाधन समाप्त प्राय होने लग गए। इसी कारण संसाधनों का संरक्षण भी आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि बिना संसाधनों के संरक्षण के आने वाली पीढ़ियों का आर्थिक विकास संभव नहीं होता। इस कारण संसाधनों का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु में मिट्टी, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों, आखेट, मत्स्य पालन,
पशुपालन, वन उद्योग, कृषि, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि आर्थिक क्रियाओं तथा अन्य आर्थिक पक्षों व संगठनों के अध्ययन को विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है।